एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज और ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बायोलॉजी के बहुत सारे डिजीज़ कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इनमें हमने देखा कि डिजीज़ एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, जितने कि हमको डिफ़िकल्टी हो रही थी किसको, मेडिसिन के नाम याद रखने में। तो आपको मेडिसिन के नाम याद रखने हैं। और फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर देयर नीट एग्जाम, आप मेडिसिन को आज याद करो चाहे कल परसों याद करो, चाहे आप जब जाओगे अपने कोर्सेज में तब याद करिए, लेकिन मेडिसिन के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है। और वो मेडिसिन नहीं होते, हम केमिकल कंपोजिशन उनके पढ़ते हैं, ब्रांड नेम नहीं पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको केमिकल कंपोजिशन ही पढ़ना होता है, और ये जो कंपनियां बनाती हैं वो ब्रांड्स होते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियोस को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है निमोनिया। व्हाट इज निमोनिया? देखिए, जैसे कि पी साइलेंट है यहाँ पे, तो निमोनिया बच्चों में भी होता है, इवन हर किसी को हो सकता है, एल्डर पर्सन को भी हो सकता है। हमें ये बात याद रखना है। सो ये सब जो मिसकंसेप्शन है उसे आपको दूर करना है। अब आपको नॉर्मल नॉलेज नहीं रखना है कि जो सोसाइटी जैसे बोलते हैं कि बच्चों को निमोनिया होता है, नहीं, किसी को भी निमोनिया हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं निमोनिया से कि निमोनिया इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स और एल्वियोली ऑफ द लंग्स। तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या हो जाता है? वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय a variety of pathogens. What is pathogens? Anything outside of a body, हमारी बॉडी से कुछ भी बाहर, उसे हम पैथोजन बोलते हैं। which may be viruses like influenza viruses, जो भी हमारे फ्लू होते हैं ना, फ्लू काइंड ऑफ डिजीज, लाइक बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जो हम डिजीज के नाम बोलते हैं, वो सब के सब होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से, फैमिली से ही होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ वायरस आते हैं। एडिनो वायरस सेकेंड टाइप है, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस, आरएसवी वायरस। ठीक है। तो ये वायरस की वजह से हो सकता है। पहला हमने देख लिया कि एक वायरस भी कर सकता है, दूसरा देखेंगे बैक्टीरिया, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बहुत कॉमनली नोन है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। थर्ड और चीज क्या हो सकता है? सेकंड हमारा बैक्टीरिया, थर्ड हो सकता है फंगल पैथोजेंस, जिसका नाम है न्यूमोसिस्टिस ज़ाइरोविकाई एंड न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। ठीक है। तो आपके तीन फैक्टर हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस। तो निमोनिया क्या होता है? निमोनिया को आज से आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर किसी एक एजेंट से हुई हुई, एक किसी बोलते हैं ना पैथोजन या एंटीजन से होने वाली डिजीज नहीं है, मल्टीपल पैथोजन से होने वाली ये डिजीज है। इसमें होता है क्या, जो हम निमोनिया बोलते हैं वो बोलते हैं लंग्स की कंडीशन के बारे में। हमारे लंग्स की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे लंग्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपको मालूम, प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस होते हैं, सॉरी, उसके बाद हमारे टर्शरी ब्रोंकाइटिस, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स होते हैं, और फाइनली एल्वियोली गोल गोल ऐसे राउंड रहती हैं। इनमें क्या होता है, अगर डीप देखूं, आपको स्ट्रक्चर खोल के बताऊं कि समझिए ये पाइप्स हैं जो डिवाइड हो रही हैं इस तरह से। सो यहाँ पे समझिए अगर कुछ भी बैठ जाता है इस तरह से, तो हमारा बॉडी क्या करता है या हमारा लंग्स क्या करता है, इसे थ्रो आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो म्यूकस मेम्ब्रेन, अपनी मेम्ब्रेन से म्यूकस छोड़ने लगता है, और ये म्यूकस क्या करते हैं, इस तरह से इनको एंगल्फ करते हैं। तो ये हमारी बॉडी की खुद डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू हम लोग फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो दैट्स अ गुड प्रोसेस, और इसको धक्का फाइनली बॉडी से यहाँ से आके बाहर निकल जाएगा आपके स्पूटम या बलगम में से। ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है तो ये कंप्लीट ब्लॉक कर देता है पूरे पार्ट ऑफ द लंग्स को, इसी की वजह से। तो इससे आपको निमोनिया हो जाता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको आ जाती है। तो इसमें अगर सही समय पे डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, सो आपको इवन जो पर्सन इससे इन्फेक्टेड है उसकी डेथ के भी चांसेस हैं। ठीक है। तो जैसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो या सांस लेने में या बोलने में हो, तो इसका मतलब फट से
डॉक्टर को करना होता है। डॉक्टर जनरली क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि कौन से लेवल पे, उस लेवल के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सीवियर लेवल पहुंच चुका है तो फट से वो क्या करते हैं, इसे क्लियर आउट करना शुरू कर देते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। निमोनिया कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय केमिकल बर्न्स और अ फिजिकल इंजरी टू दी लंग्स। केमिकल मतलब कुछ केमिकल आपने, जैसे कि कुछ कुछ जैसे कुछ लोग को रहता है कि वो अल्कोहल की कंपनी में काम करते हैं, अल्कोहल मेकिंग के, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते रहते हैं अल्कोहल के। और अल्कोहल क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल मतलब उड़ सकती है, हवा में से पार्टिकल्स उड़ सकती है। तो ये किसी के लंग्स में जमा हो जाए तो वहाँ पे वो क्या कर सकती है, किसी को ये फंक्शन दिखा सकती है। और दूसरा क्या, सिलिका इंडस्ट्री में काम करने वाले, लाइक जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे, या तो जो माइंस के पास काम करते हैं वो लोग का, तो उनके हार्ट में जाके, अरे हार्ट बोल रहा हूँ सॉरी, लंग्स में जाके पार्टिकल सेट होते हैं और उससे ये एक्टिविटी, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में ये डायग्राम बता दिया, यही पूरा निमोनिया कॉज करने का रीज़न। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कोई भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और इवन पैथोजेंस, जो भी बॉडी के बाहर के लिविंग पैथोजेंस भी हो सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो आज इसने बोला है वो होता है फिजिकल इंजरी। मतलब क्या, आप अपने छाती के बल गिर गए, सो आप, इसके ऊपर प्रेशर आया, इसने फट से इसको रिकवर करने के लिए, वापस अपने नॉर्मलसी लाने के लिए वापस से इसने रिलीज करना शुरू कर दिया कि फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाए, कि जो किसके वजह से रुक गई थी, आपके इंजरी ऑन द लंग्स की वजह से। सो वो फिर से निमोनिया कॉज करने की एक सबसे बड़ी रीजन हो सकती है। या तो आपने ठंडा पानी पी लिया, लाइक यू ड्रैंक द कोल्ड वाटर, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया आपने, पीते ही रहे ठंडा पानी, मतलब होता रहा। या तो इसी को हाइपोथर्मिया बोल देते हैं, हाइपोथर्मिया, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई, तो ये फिजिकल रीज़न हो गए। समझ गए आप? तो इस तरह से निमोनिया एक कंडीशन है, ध्यान रखें, निमोनिया इज अ कंडीशन caused by various agents. Signs and symptoms. Cough produces yellow or greenish sputum or phlegm. स्पूटम मतलब सब लोग को पता है, जैसे कि आपका बलगम या शेम्बुड़ बोलते हैं हम लोग। हाई फीवर, क्योंकि बॉडी को ये ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो वो क्या कर रही है, फीवर कॉज करना शुरू करती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे बोलते हैं क्या, डिस्पनिया। ध्यान रखिए, जब आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत, छोटी छोटी सांसें आ रही हैं, बहुत बार आ रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डायस्पनिया बोल सकते हो या डिस्पनिया भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्या सिम्टम्स है इसके, चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीथ और कफिंग, तो छाती का दुखना हो जाएगा, दोनों साइड का, लेफ्ट एंड राइट दोनों, राइट दोनों, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अभी आपको पता चला पीछे वाले डायग्राम से कि ये पूरा भर चुका है, किससे, आपके स्पूटम से। लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, हेडेक, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन्स, मसल एक, ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लंग्स क्या, हमेशा ये सोकअप क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन, लंग्स का फंक्शन ही वही है, तो ये ट्रांसफ़र हो ही नहीं पा रहा, तो आपके बॉडी से जो आप खाना खा रहे हो उससे एनर्जी बन ही नहीं पा रही, तो क्या होगा, आपको खाना, भूख लगेगी नहीं, फटीग होगा, क्योंकि एनर्जी, ऑक्सीजन, एनर्जी के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए रहता है, तो ये सब आपको डिजीज होना है। हेडेक, अब फिर से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो वो सिर दुखना शुरू होगा। यू कैन रिलेट एवरीथिंग, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है, निमोनिया मोस्टली स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। अगर वो किससे फैला है, वायरस, बैक्टीरिया एंड केमिकल से, अरे सॉरी केमिकल बोल रहा हूँ, फंगस से। लेकिन केमिकल और फिजिकल वाले तो वो पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, और कोई निमोनिया नहीं ट्रांसफ़र करता, समझिए ध्यान से, ये पर्सन सीधा निमोनिया नहीं ट्रांसफ़र करेगा, ये वायरस ट्रांसफ़र करता है, तो कोई उससे लड़ पाता है, कोई नहीं लड़ पाएगा। It can also spread via droplets released by the infected person or even by using shared clothes एंड यूटेंसिल्स। मतलब क्या, उसने जिसके, जैसे कि ड्रॉपलेट्स मतलब उनके बॉडी के अंदर के कोई भी लिक्विड थे,
जो अटैच आते या तो कपड़े पे जो यूज़ कर रहा था या तो उसने छींक दिया, जो भी रहे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एज सच निमोनिया नहीं है, क्या है आपको ध्यान रखना है, वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है, जो बाद में मल्टीप्लाई सामने वाली बॉडी में मल्टीप्लाई होकर उसको निमोनिया की कंडीशन दे सकते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसे? कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द पैथोजेंस लीडिंग टू द डिजीज। तो जैसा कि मैंने बोला था, पहली बात तो कौन से पैथोजन से हुआ है, और दूसरी चीज कौन से लेवल पे आपका डायग्नोसिस हो चुका है, लाइक कि पूरा लंग्स भर चुका है, लाइक हम आप लोग ने देखे रहेंगे और सुने भी रहेंगे कि पूरी बॉडी ना एक साइड टर्न होने लगती है, क्योंकि वो आदमी या जो पर्सन इन्फेक्टेड है वो ब्रीदिंग के लिए स्पेस खोजना शुरू करता है, तो टिल्ट होना शुरू करता है। अगर बॉडी ऐसे नॉर्मल है तो वो थोड़ा उस राइट या लेफ्ट में टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वो ऑक्सीजन की तलाश में फट से, ताकि दुखे ना, चेस्ट या अपना लंग्स पेन ना हो, इसलिए वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। फॉर बैक्टीरियल निमोनिया एंटीबायोटिक लाइक बेंजिल पेनिसिलिन, बेंजिल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरमफेनिकॉल आर इफेक्टिव। ठीक है, तो ये अपने अपने लोअर क्लासेस में 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था एम्पिसिलिन के बारे में। ठीक है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड पेनिसिलिन है क्या एक्चुअली, कौन सा काइंड ऑफ ड्रग है, लाइक इट्स एन एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक और एंटी यूरेटिक, क्या है वो? ठीक है, तो आप मुझे ये बताओगे। सो ये देखिए, ये यहाँ पे वायरस दिखा है आपको, ये बैक्टीरिया का शेप दिखा है, और ये फंगस का दिखाया है, ये देखिए। ठीक है, ये फंगस नहीं, ये फंगस है, ये वाला, क्योंकि राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा नहीं, देखिए ये राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये फंगस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि कैसे कैसे दिख रहा है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आप बचा कैसे सकते हो बिना ड्रग के, पहले से प्रिपरेशन कैसे करोगे, दैट्स अ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इन दी बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो एक तो पहले मिसकंसेप्शन किसी बच्चों को होता है, वो गलत है, किसी को भी हो सकता है। वैक्सीन्स अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, ये सब इनके अगेंस्ट में हम लोग दे सकते हैं क्या, वैक्सीन, दो पर्टिकुलर टाइप के बारे में। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ हेल्प ग्रेटली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉजिंग निमोनिया। एटलीस्ट देखिए, बहुत सारे 5 हमने कॉजेज पढ़े थे, जिसमें था हमारा, वापस से रिवाइज का, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर। उसमें से हम लोग जो होते हैं एक एक दो दो चीज़ को सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, सो दैट कि अब 100% को तो हम लोग कवर नहीं कर सकते, कॉज है जो 100% कॉज है, केमिकल को कैसे रोकें, तो उसमें से हम लोग कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम कॉमन कोल्ड की तरफ, मतलब नॉर्मल आपकी सर्दी खांसी, जिससे जब भी बारिश आती है इंडिया में तो सर्दी खांसी हमेशा, जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं, तो ये हमारे कॉमन प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसके यही इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन मतलब काउंटर पे जाते हैं, हम बोलते हैं कि सर्दी की दवा दे दो, तो उसको पता नहीं था एक्चुअली। आपको आज बता दूं कि सर्दी आपको या तो वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, लेकिन आपको जो काउंटर पे देते हैं वो एंटीबायोटिक देते हैं। व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक आप अभी समझ लीजिए, एंटीबायोटिक वो होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, या तो उसके किल कर देता है या तो उसके ग्रोथ को रोक देता है। तो ये बैक्टीरिया को रोकता है लेकिन वायरस को नहीं रोक पाता। सो आप जो भी लिखते हो तो क्या करते हो, उस वायरस को दूसरा केमिकल देके उसको इम्यून करते रहते हो, तो वायरस इम्यून होता रहता है और वो और डेंजरस होते चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको काउंटर से कभी भी सर्दी खांसी की नहीं लेना। हाँ, अगर आपको पेन हो रहा है तो आप आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल वो भी बिना अवेयरनेस के मत लेना। नॉर्मल 1-2 दिन में जो आपके घर पे जैसे कि आप जो काढ़े बनते हैं, हॉट वाटर हो गया, स्टीम हो गया, पी गर्म पानी पीजिए या स्टीम लीजिए। ठीक है, तो ये सब आपको यूज़ करना चाहिए, प्रिकॉशन लीजिए थोड़े से खाने में, तो इससे आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको फीवर आ गया तो डॉक्टर को कंसल्ट करके दवा ले लीजिए। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अपर रेस्पिरेटरी मतलब आपके
जो नाजल कैविटी है वहाँ की, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द नाजोफैरिंजल फैरिंजाइटिस। नाजोफैरिंजाइटिस मतलब क्या, आपके हमने जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था वहाँ पे देखा था कि नोज के बाद हमारे थे फैरिंजियल जोन्स थे, तो कैविटी प्लस फैरिंग्स के जो जोन है हमारे, उसको मिला के बना हमारा नासोफैरिंजाइटिस। अक्यूट वायरल राइनो फेरेंजाइटिस, अक्यूट कोराइजा और अकोल्ड, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, तो नासोफेरेंजाइटिस भी बोलते हैं, और वायरल राइनो। राइनो क्या है, सेट ऑफ बैक्टीरिया, देखेंगे हम लोग कि ये सेट ऑफ वायरसेस हैं जो कॉज करते हैं सर्दी को, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज राइनो, देखिए आगे लिखा है राइनो वायरसेस। एंड फॉर सरप्राइज ऑफ ऑल ऑफ यू, एक सेकेंड इसे इरेज करके बताता हूँ। कोरोना वायरस, देखिए ये सिलेबस आपका पहले डिसाइड हो चुका था ना, फिर देखिए कोरोना वायरस ऑलरेडी, तो ये पहले से ही मतलब क्या है, जो अब पूरे वर्ल्ड में कोविड चल रहा है वो बड़े स्केल पे फैला है। अदरवाइज कोरोना वायरस के जो छोटे वर्जन है, छोटे कोरोना वायरस में क्या है, बहुत सारे टाइप के अलग अलग वायरस हैं जो हम लोग को इस साल पूरा परेशान किया 2020 में, दैट्स अ सार्स वन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो उसको कोविड बोल रहे थे। बस बहुत सारे और वायरस हैं कोरोना के जो कॉमन कोल्ड में हमको क्या करते हैं, बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अब साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। कफनेस, कफ रहेगा, सोर थ्रोट मतलब खिंचा खिंचा थ्रोट लगेगा, कांटे जैसा थ्रोट लगता है। रनिंग नोज मतलब नाक से हमेशा वाटरी मटेरियल बहते रहेगा, और फीवर रहेगा। सेकंड क्या रहेगा, नासल कंजेशन मतलब नाक बंद हो जाना, और स्नीजिंग। तो ये सब आप जो जो देखते हो अपनी बॉडी में, कभी ना कभी किसी को सर्दी हुई रहेगी तो ये जान जाएगा। कंजंक्टिवाइटिस तो देखा रहेगा आपको, आपने देखा रहेगा आंखें लाल हो जाती हैं छींकते छींकते। मसल रैशेस, फटीग, हेडेक, शिवरिंग मतलब कांपने लगता है इंसान, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये सब तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मतलब इसे बचाए कैसे, होने से पहले ही। स्टेइंग अवे फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, तो आपको नॉर्मली जिसको कोल्ड हो, तो हमारे घर में जब भी मॉम डैड बोलते हैं कि दूर रहो, रुमाल खुद का यूज़ करो, रुमाल रख के छींको या स्नीज करो, तो आपको वो बातों को फॉलो करना होता है। सिंपल सा बात है, दूर रहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो छींकता है ड्रॉपलेट्स, तो उसके अंदर वायरस रह सकता है। वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, सेम आपको कोरोना के टाइम पे भी यही चीज़ बोल रहे हैं, यही चीज़ देखिए रिपीट कर रहे हैं। यूज ऑफ हैंडकरचीफ टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग द कफिंग एंड स्नीजिंग सो दैट इट डजंट स्प्रेड टू अदर पीपल। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कैन ऑल्सो बी यूज, सो सैनिटाइजर यूज करने को भी बोला जा रहा है। तो आप लोग देखिए कि ऑलरेडी ये सब कोर्स में था। अब चलते हम लोग रिंग वर्म की तरफ। रिंग वर्म, जिसे आप लोग ने टीवी में सुना रहेगा दाद के नाम से, और इसे क्या बोलते हैं कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज में, डर्माटोफाइटोसिस। डर्माटोफाइटोसिस, ठीक है। तो डर्माटो को तोड़िए, डर्माटो मतलब स्किन, और फाइटोसिस तो उस पर इन्फेक्शन। इट इज फंगल इन्फेक्शन। जब भी आपको ध्यान रखिए, जहाँ पे भी खुजली हो, जब आपको क्या हो, इचिंग हो, तो वो इचिंग जनरली हमेशा फंगस के वजह से रहता है, हमेशा। आप बारिश के सीजन में बहुत लोगों के बीच जो वाटर में काम करते हैं या ट्रैवल करते हो, तो उनके उंगलियों के बीच में वाइट वाइट कलर के बहुत लोग यक कर रहे होंगे, लेकिन मैं एजुकेशन बेस्ड बता रहा हूँ। जब मैं भी जाना था मुझे शौक हुआ था, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो फंगल इन्फेक्शन होता है, हमेशा फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से और सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी में जहाँ पे भी जाए, लाइक कि आपको इचिंग हो रही है, लाइक आपके बालों में, तो वहाँ पे फंगल अटैक है, सो डैंड्रफ फिर उसका बालों से रिलीज होता है। जब भी इचिंग इंक्लूड होगी तो फंगस, ध्यान रखना कि वन ऑफ द रीजन मतलब मोर देन 50% केसेस में वो रहेगा फंगस की वजह से। अदरवाइज और चीज़ें भी रहती है इचिंग के लिए, लाइक कि आपकी हिस्टामाइन रिलीज हो बॉडी में, हिस्टामाइन रिलीज हो तो भी आपको इचिंग हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो सबसे मेजर कॉज है जो यूनिलैटरली हर एक में इन्वॉल्व रहता है वो होता है फंगल अटैक। तो ये भी क्या है, रिंगवर्म भी क्या है, एक फंगल अटैक ही है।
It is caused by many fungal species belonging to the genera Trichophyton and Microsporum. ठीक है, ट्राई आपको नाम वापस से बता देते हैं कि क्या नाम थे इनके, एक सेकेंड। Trichophyton and Microsporum. These fungi or fungi feed on keratin in skin, hair and nails. जो केराटिन प्रोटीन है उस पे ये लोग फीड करते थे। जैसे हमने बोला था कि आपके बालों में भी यही रहता है, जब भी आप लोग बोलते हो डैंड्रफ निकल रहा है, डैंड्रफ मतलब फंगल अटैक हो चुका है, तो आपको केयर करना होता है हेयर का या अपने स्कैल्प का, सॉरी। साइंस एंड सिम्टम्स, इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज रेड रिंग कॉज ड्यू टू रिंगवर्म। सो ये कुछ इस तरह से, मैं इमेज इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब हमें वो सब वीडियोस का कंफर्मेशन मांगने लगता है। तो इस तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपके बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, फ्रॉम हेड टू टो, कहीं भी ये हो सकता है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशन, लेशन मतलब क्या, आपके उसमें इंजरी जो होती है, इंजरी नॉर्मल आप इंजरी कर सकते हो, जहाँ पे ऐसी इंजरी जहाँ पे आपका स्किन या आपकी बॉडी थोड़ी सी उसका जो इंटरनल पार्ट है वो एक्सपोज हो जाए, ठीक है, तो उसको लेशन बोलते हैं। ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, दीज रेड पैचेस कॉज इंटेंस ईचिंग, बहुत खुजली होती है, आप ना चाहते हुए भी आपको हाथ तो मतलब रोकना होता है क्योंकि फंगस है ना। देखिए ऐसी जो खुजली होती है इसमें क्या होता है, आप जब खुजाते हो या ईचिंग करते हो तो आपके नेल्स के अंदर वो फंगस आ जाता है, और वो फंगस से आप कहीं और खाते पीते हो या कहीं भी टच करते हो तो आपके और बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होता है, इसलिए ईचिंग अवॉइड करना है आपको बेयर हैंड से। इन्फेक्शन टू नेल्स इज टर्म्ड एज ओनाइकोमाइकोसिस, ठीक है, तो दो टर्म में, ओनाइकोमाइकोसिस, इन विच नेल्स बिकम थिक, मोटे हो जाते हैं, डिसकलर्ड मतलब आप जैसे व्हाइट कलर के तो आपको कलरेशन चेंज होती दिखेगी, मिक्स कलर मतलब मिक्स कलर दिखेंगे, और डिसफिगर्ड, शेप चेंज जाता है उसका, उबड़ खाबड़। ये जनरली रूरल एरिया में जो खेत में काम करते हैं उनका आपने बहुत देखा है, उनमें ज़्यादा ये कॉमनली दिखता है। एक सेकेंड, athlete's foot is the fungal infection that usually begins between the toes। तो यही मैं बोल रहा था, स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है, दिन भर उनको स्पोर्ट्स खेलते खेलते उनके पैरों उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन रहता है। तो ये सब की बात मैंने आपको बताई कि हमेशा याद रखना है आप लोग को कि जब भी ईचिंग जैसे कुछ आए, जहाँ पे पैचेस, जहाँ रैशेस दिखें, तो मतलब फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पे आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। और आप जो सोचते हो, घर वाले जो बोलते हैं ऑयल लगाओ, या तो फिर आप ये कुछ यूज कर लो, तो वो क्या होता है, ऑयल फीड करता है किसको, फंगस को, इसका खाना बन जाता है, ठीक है। तो आपको वो याद रखना है कि ऑयल नहीं लगाना होता है ना, ऐसे चीजें यूज करनी होती है कि वो फंगस के अटैक को और बढ़ाए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे, रिंगवर्म स्प्रेड बाय शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, जिसके कपड़े मतलब कोई दो जो इन्फेक्टेड पर्सन से कपड़ा कोई और भी पहन रहा है, इवन कोम्ब of infected by etc. Close contact with infected person is another mode of infection, ठीक है, तो आप उससे चिपक के बैठ रहे हो। तो ये डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट क्या है इसका। डायग्नोसिस इज बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर देखता है जहाँ पे बीचिंग है कैसा है, थोड़ा वो मैग्नीफायर ग्लास लगा के देखेगा। एंड ट्रीटमेंट यूजेस ड्रग्स लाइक निस्टैटिन, फ्लुकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल, यहाँ पे कौन सा कोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, और एक क्या हो सकता है, इट्राकोनाजोल, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो आपको देखिए यहाँ पे, देखिए पूरी बॉडी में पर्सन का ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया, मतलब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, और ये देखिए यहाँ पे अब ये लेजन हो चुका है, इंटरनल पार्ट, इंटरनल मसल एक्सपोज हो गए आउटर इन्वायरमेंट को। और ये फंगस देखिए कैसा दिख रहा है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर बहुत डरावना है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये फंगल अटैक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे होता है? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ क्लोथ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसलिए देखिए उनका खुद का स्पोर्ट किट होता है, हर स्पोर्ट्स पर्सन का खुद का स्पोर्ट्स किट होता है जिसमें वो लोग अपना सामान रखते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर विथ फंजीसाइडल सोप। फंजीसाइडल, साइडल मतलब मार डालने वाला, फंगस को मारने वाला, किल करने वाला सोप। हेल्प टू डिस्ट्रॉय द फंगल पैथोजन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम चल रहे हैं लास्ट, जो अभी आज के लिए हम करेंगे वो है डेंगू। डेंगू किससे होता है? लाइक ये वायरस से ही होता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एजेंट है जो इसको ट्रांसफर करता है वो है एडिस एजिप्टिस मॉस्किटो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो मॉस्किटो अगेन इसके लिए अब वही रहता है। डेंगू इज अ डिजीज, चिकनगुनिया अलग डिजीज है। लोग जनरली डॉक्टर भी कंफ्यूज रहते हैं चिकनगुनिया और डेंगू के सिम्टम में। दोनों के लिए एक डिफाइंड टेस्ट नहीं है कि कोई दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट पता चले। तो और आते भी हैं टेस्ट तो वो बहुत महंगे हैं। सो जनरली दोनों के वायरसेस अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन करने वाला जो मच्छर है वो है एडिस एजिप्टिस ही। होपफुली मैं आपको बता पाया कि कंफ्यूजन कहाँ रहती है एज अ डॉक्टर आपको भी, कि चिकनगुनिया का केस है कि डेंगू का, समझ में नहीं आता आपको। और जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा आपको बोलते हैं ना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं डॉक्टर, इनमें जनरलाइज करते हैं। तो कभी कभी पर्सन अगर चिकनगुनिया से इन्फेक्टेड लेकिन डेंगू की मेडिसिन दे रहा है तो वो ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर तुरंत शिफ्ट मारता है चिकनगुनिया की दवा के लिए, तो वो ठीक हो जाता है। तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से प्रैक्टिस हो रही हैं। डेंगू फीवर इज़ अ पेनफुल, इसमें सच में आपको ध्यान रखिए खाने पीने और ये सब में कि ध्यान रखना चाहिए। क्यों खाने पीने? क्योंकि मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं, तो आप जितना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करोगे डेंगू से उतना दूर रहोगे। और हाइजीन के अलावा भी दिक्कत क्या है कि जो एडिस एजिप्टिस है ना, वो फ्रेश वाटर में भी अपने एग को ले कर सकती है। जनरली बाकी सब मॉस्किटो क्या गंदे पानी में अपने एग को ले करते हैं, फिर वो एग से क्या होते हैं, लार्वे बनते हैं, लार्वे से मच्छर पैदा वापस होता है। लेकिन एडिस एजिप्टिस फ्रेश वाटर में भी अपने एग ले कर सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है। और दूसरी इसकी जो दिक्कत है, ये आपके जनरली सब मच्छर जो है ऊपर बिल्डिंग, अगर आपकी बहुत 18 फ्लोर की बिल्डिंग है तो वहाँ उतने ऊपर तक सब मॉस्किटो नहीं जाते। ये इवन इतना ऊपर तक जा सकता है कि आप इवन इसको पाओगे कि ये फ्लाइट में भी जा सकता है, इतना ऊपर तक रहता है ये। सो अकेला मच्छर है जो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एडिस एजिप्टिस। इसलिए आप लोगों ने देखा रहा कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हुए, उनको भी डेंगू हो जाता है। तो वो सोल रीज़न है कि एडिस एजिप्टिस वो मॉस्किटो है जो इसको स्प्रेड करता है, और वो फ्रेश वाटर में भी ले कर सकता है। इवन वो अपने यहाँ हाइजीन मेंटेन भी कर दें तो भी वो पहुंच सकता है। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? इसको एडिस एजिप्टिस को ही मार डालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब पेनफुल डिबिलेटिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न मतलब इसका एक वेक्टर होता है जो इसको लेके जाता है। तो कैरियर किसने बनाया? मैंने, एडिस एजिप्टिस। caused by any one of the four closely related dengue viruses। तो डेंगू के कितने स्टेन हैं? 4। ये 4 स्टेन अलग अलग होने की वजह से ही डेंगू का वैक्सीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर। सो सन फार्मा इसके ऊपर काम कर रही है ड्रग के ऊपर कि एक पर्टिकुलर ड्रग जो डेंगू को मार पाए। तो सन फार्मा आप लोग मानो सबसे वो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो काम कर रही है मेडिसिन डेवलप करने पे, ताकि वो चारों स्टेन को एक साथ कर पाए। क्योंकि अगर आप ये स्टेन वाले को मारने के, लेकिन स्टेन एक्टिव ये है, तो ये नहीं मरेगा और ये बॉडी में कुछ भी नहीं मतलब आपको हेल्प करेगा, उल्टे आपकी बॉडी को और ख़राब करेगा। तो ऐसी दवा जो चारों स्टेन को मारे वो दवा लाना है हमको। ठीक है। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल। ध्यान रखिए फीमेल, मैं हर बार बोल रहा था कि फीमेल ही ब्लड सकर रहती है हमेशा। एडिस मॉस्किटो, मॉस्किटो टेक्स अप द डेंगू virus when it sucks the blood of a person suffering from dengue. It can be spread directly from
वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो हमारा डेंगू यहाँ तक ही है, आपको और नहीं दिया। देखिए कैंसर है अगला। लास्ट ईयर तक ये सब जो डिजीज़ थे बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे क्योंकि मेजर कॉज था, तो गवर्नमेंट भी इसे बहुत प्रमोट करती थी। लेकिन इस साल कुछ और डिजीज़ हैं, अब कम्युनिकेबल डिजीज़ गवर्नमेंट मतलब कंट्रोल कर चुकी है, और इवन इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, लाइक कैंसर, डायबिटीज़, ट्यूमर। जो ऑर्गन डिजीज होते हैं ना उनको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, वो वाले डिजीज पे, लंग्स के, पैंक्रियाज के डिजीज, तो ये सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इसके नंबर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो इसलिए देखिए डेंगू को सिर्फ इतना ही रखा है, और आप होपफुली समझ पाएंगे कि डेंगू का खुद का मेडिसिन नहीं है। हम जो मेडिसिन देते हैं वो जनरल थोड़ा थोड़ा उसके जो सिम्टम्स हैं वो कम करने के लिए देते हैं, और हम होप करते हैं कि ये बॉडी खुद से इम्यून होकर लड़ लेगी इससे। और जो हम दवा देते भी हैं, जो नॉर्मल वायरस को किल करने वाले बैक्टीरिया, जो छोटे मोटे वायरस को किल करते हैं, लाइक राइनो वायरसेस को जो किल करते हैं, वो हम लोग दवा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपडेटेड ना, नेट को यूज़ करना, देखना मार्केट में अब इसकी डेंगू की मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तक सॉरी अवेलेबल नहीं थी इसकी खुद की मेडिसिन। ठीक है गाइस, तो हम ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए अपने, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।